Good evening, everyone. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Switch on your camera. संजना, यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, मैं किसी को म्यूट नहीं रखी हूँ। कुछ नेटवर्क इशू होगा। रिज्वाइन करके देखिए। Okay, today we are doing the last chapter of your syllabus. और वो चैप्टर का नाम क्या है युवराज? आज हम लोग कर रहे हैं लास्ट चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है, युवराज ही आंसर देगा। Yes, he is struggling finding out which chapter. हद नहीं हो गया युवराज? आप लोग को पता है कि नहीं? युवराज, can you hear me? मैम CSR करने वाले हैं हम लोग। असाइनमेंट आ रहा है। बताइए कौन सा चैप्टर करने वाले हैं हम लोग? वॉइस ब्रेक तो नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक, आवाज ही नहीं आ रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। रहने दीजिए आप, रहने दीजिए आप, स्ट्रगल मत करिए। बताइए बाकी लोग, अब तक स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ही हो रहा है। रुकिए, लैंड से कनेक्ट करते हैं। Technological environment, ma'am. एग्जैक्टली अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट चैप्टर, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। CSR युवराज हो चुका है और पब्लिक इंटरप्राइजेस भी हो गया है। क्या होगा आपका पता नहीं, जब आपको चैप्टर का नाम ही नहीं पता है। चलिए, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। कल से सब लोग प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहेंगे और प्रेजेंटेशन का जैसा टॉपिक है ना सिलेबस में, वैसे ही प्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो फर्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट लोग आप प्रेजेंट करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके बाद रैशनलाइजेशन है। कम से कम 2 ग्रुप तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ एक दिन में। ठीक है, टाइम कम है इसीलिए फटाफट करिए। 2 ग्रुप कल रेडी रहेंगे, कोई बहाना नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली टाइम 3 दिन का टाइम इसीलिए दिया गया था कि सारे ग्रुप रेडी रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी इशू आ गया, रैशनलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑटोमेटिकली वो करेंगे। ठीक है, ये बहाना नहीं चलेगा मैम आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैम मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है। अदिति, तो आप Yes, किसी ma'am. ग्रुप में ऐड हो जाइए। लेकिन जो लोग ऐड हो रहे हैं, जो लोग बाद में मैसेज कर रहे हैं, वो वहां निकिता के पास अपडेट करिए। ठीक है, पीडीएफ तो भेज चुकी थी, कोई गो थ्रू हुए थे पीडीएफ का? कोई पढ़े थे पीडीएफ? मैम थोड़ा सा पढ़े थे। ओके, इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या कैसे पूछा जाता है या क्या क्या हम लोगों को इसमें समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। ठीक है, उसका फीचर और इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बस इतना पढ़ना है, डेफिनेशन, फीचर, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा
STI पॉलिसी 2013, यही 4 टॉपिक है। डिफाइन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इट्स फीचर, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और की फीचर ऑफ STI पॉलिसी 2013। इस चैप्टर में यही 4 चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, फटाफट मैं एक्सप्लेन करते चले जाती हूँ, आप लोग की पॉइंट नोट डाउन करते चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन एंड ऑल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो डिफाइन कैसे करेंगे टेक्नोलॉजी को। इन जनरल वर्ड अगर हम पूछें, अगर आप लोगों को डिफाइन करना हो, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, कौन बताएंगे? संकेत, ट्राई। ऑब्वियसली आप लोग को मतलब फुल फ्लेजेड डेफिनेशन नहीं पता होगा, बस कॉमन सेंस, हम लोग के चारों ओर अभी टेक्नोलॉजी है। ओके, ट्राई एटलीस्ट संकेत। Techniques, skills. From techniques, skills. एनीथिंग विच विल मेक आवर लाइफ इजियर। ठीक है, लाइफ को इजी बनाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, वर्क को इफेक्टिव बनाए। ठीक है, इस तरीके से हम अपने वर्ड्स में अगर डिफाइन करें लेमैन लैंग्वेज में, तो आप इस तरीके से इलॉबरेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। एनीथिंग विच विल मेक आवर लाइफ इजी, ठीक है, विल इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, विल इंक्रीज आवर वर्क इफिशियंसी। ठीक है, इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर फुल फ्लेजेड डेफिनेशन लिखना हो तो एटलीस्ट 1 लाइन आप डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए। टेक्नोलॉजी इज ऑफन आइडेंटिफाइड विथ, technology is often identified with the knowledge about machine and process, प्रोसेस या प्रोसेसेस लिखना ज्यादा बेटर होगा, प्रोसेसेस लिख लीजिए, फुल स्टॉप। इन ब्रॉडर सेंस इट refers to a body of skills, knowledge and procedure for making, comma, using and doing useful things. ठीक है, ये आप फुल फ्लेजेड डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी मेक्स आवर लाइफ इजी, रफली लिखते चले जाइए। इट मेक्स आवर लाइफ इजी, इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। ठीक है, टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टेक्निक। सीरीज ऑफ टेक्निक कहने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस सीरीज ऑफ टेक्निक? मोबाइल याद करिए, कहाँ पहले लैंडलाइन था, फिर कैसे कलरलेस फोन आया, कैसे कीपैड वाला फोन आया, ठीक है, फिर उसको स्विच कर गया आपका टच स्क्रीन, ठीक है, फिर विंडोज आया, फिर एंड्रॉइड। ठीक है, तो ये क्या है? सीरीज ऑफ टेक्निक्स है। तो टेक्नोलॉजी इज व्हाट? सीरीज ऑफ टेक्निक। लिख रहे हैं ना सारा कुछ, इट इज नॉट गिवन इन योर मॉड्यूल, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंड डिटेलिंग यू। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ रफली लिखते चले जाइए, और फिर नोट्स तो शुरू से मैं बोल ही रही हूँ जो बनाए होंगे, अब एग्जाम के टाइम आपको इंपॉर्टेंस फील होगा। ठीक है, बेस्ट वे टू रिवाइज इज ओनली योर नोटबुक। ठीक है, एक कम समय में अगर आप रिवीजन करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ नोटबुक से आप कर सकते हैं, अपने नोट से कर सकते हैं। ठीक है, कोई वीडियो भी अगर आप खोलेंगे, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अगर समझना होगा तो वो आप आधा घंटा का वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा, फिर नोट्स बनाएंगे वो जो बोल रहा है ना, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। कम टाइम में करना है तो योर नोट्स इज सफिशिएंट। ठीक है, अब आइए फीचर्स की बात हो रही थी, तो फीचर्स में पॉइंटर्स आप लिखते जाइए, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। 3-4 फीचर्स लिख लीजिए। जैसे चेंजिंग फीचर, नंबर 1 फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें चेंजिंग फीचर लिखिए। अब समझिए चेंजिंग फीचर क्यों बोला जा रहा है। आप याद होगा जब खेत वगैरह जोता जाता था तो पहले बैल यूज किया जाता था ना, क्या अभी भी हम लोग वही यूज करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत कम रेशियो में। तो उसको अब जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर लिया है।
जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हर जगह होता है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, हर जगह आप देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी रिप्लेस हुआ है। तो टेक्नोलॉजी का पहला फीचर है कि वो चेंजिंग नेचर का होता है, सबसे बड़ा फीचर है। यू विल राइट इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं थोड़ा हिंट अगर दे दूं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी डू नॉट रिमेन स्टेबल, टेक्नोलॉजी कभी स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, द प्राइम फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट इट कीप चेंजिंग इटसेल्फ, इस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे। ओल्ड टेक्नोलॉजी इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, फार्मिंग इक्विपमेंट, दीज ये सब आ जाएगा आपका चेंजिंग फीचर। डन। अब सेकेंड आप इसमें फीचर लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इफेक्ट आर वाइड स्प्रेड, टेक्नोलॉजी इफेक्ट आर वाइड स्प्रेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? समझ भी रहे हैं सब लोग? क्लास के एंड में आप लोग को आंसर देना होगा, सो बी अलर्ट एंड डू एक्टिव लिसनिंग। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया फीचर्स में, इट अफेक्ट्स, टेक्नोलॉजी अफेक्ट आर वाइड स्प्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये टेक्नोलॉजी हर एक तबके के लोग को अफेक्ट करता है। ठीक है, आप देखते होंगे, अगेन इसका एग्जांपल अगर मैं कोट करूं तो आप एक पानी पूरी वाले के पास भी आप क्यूआर स्कैन देखते होंगे, है कि नहीं? तो ये टेक्नोलॉजी इस तबके के लोगों को भी, इन तबके के लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस व्हाट वी मीन बाय वाइड स्प्रेड। तो टेक्नोलॉजी हैज इट्स इम्पैक्ट रीचिंग फार बियॉन्ड द इमीडिएट पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इट इज इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इतना पेस ठीक है या और स्लो हो जाए? स्वप्ने? मैम थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोली? अभी तो सेकेंड नंबर ही चल रहा है। अभी तो मैंने यही बताया, टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स आर वाइड स्प्रेड, वो हर एक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, इट इज हैविंग फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और थर्ड नंबर अब बात करें तो टेक्नोलॉजी इज सेल्फ रीइंफोर्स, टेक्नोलॉजी इज सेल्फ रीइंफोर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं इंटेल का। खुद इंटेल ही देखिए, पहले अभी कौन सा प्रोसेसर चल रहा है? i8 कि 10 पहुंच गया? कैसे इंटेल का प्रोसेसर पहले i3, i5, i7 और अब i8 9 आ गया रिसेंट। तो सेल्फ इन्फोर्स मतलब टेक्नोलॉजी खुद ही अपने आप को क्या कर रहा है? रीइंफोर्स कर रहा है और बेहतर बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट फीचर है, टेक्नोलॉजी इज सेल्फ रीइंफोर्स। समझते जाइए और एक्सप्रेस करिए अपने लैंग्वेज में। एक और फीचर बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ कुछ ऐसे जगह होता है जिसमें आपको उसको चेक करने के लिए सर्टेन सेट ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, सर्टेन आइडियाज चाहिए होता है। ठीक है, सर्टेन मेथड होता है उसको चेक करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स। ओके, इतना फीचर सफिशिएंट है, इतना जो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये आपका चार्ट है, एग्जाम में चार्ट तो जरूर बनाएंगे, बस आप ये समझते चले जाइए, मैं समझाते चले जाती हूँ। ये थोड़ा हैजल किया हुआ लेकिन आई थिंक रीडेबल है ये, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है इम्पैक्ट की। अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट यहाँ 3 सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग पहले रीड कर रहे हैं सोशल इम्प्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, फिर है प्लांट लेवल चेंज। दिख रहा है? इसी तरीके से चार्ट बनाएंगे, दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो सोशल इम्प्लीकेशन आप समझते जाइए। टेक्नोलॉजी रिचेस पीपल थ्रू बिजनेस। दिख रहा है? फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजी रिचेस पीपल थ्रू बिजनेस, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो हम तक कैसे पहुंचता है? किसी भी बिजनेस के थ्रू। कोई भी नया इन्वेंशन होता है
तो वो अपने पास रखने के लिए तो कुछ होता नहीं है, ऑब्वियसली उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इतना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो वापस से हमको पैसा आएगा कहाँ से, जब तक वो मेन पब्लिक तक पहुंचता नहीं है, कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होता है तो, ठीक है। तो सोशल इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि ये पीपल तक पहुंचता है थ्रू बिजनेस, जिसकी वजह से जो इनोवेशन वाला बंदा है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपर जिसको बोलते हैं, उसको फायदा हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। तो सेकंड आपका जो सोशल इम्प्लीकेशन है, अभी आप देखते होंगे कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन ग्रेजुअली बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कस्टमर्स वेट करना नहीं चाहते, कस्टमर्स को घर बैठे वैरायटी अवेलेबल है कि नहीं, घर बैठे आपको जो कुछ चाहिए, जिसमें जो भी वैरायटी चाहिए, लाइक क्या कुछ भी सर्च करना हो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टी शर्ट खरीदना है, ठीक है, जीन्स खरीदना है, जितना वैरायटी आपको ऑफलाइन शॉपिंग में नहीं मिलेगा जितना आपको ऑनलाइन शॉपिंग में मिलेगा, ठीक है। वेट नहीं करना है तो उसके लिए भी आपके पास है 30 मिनट्स डिलीवरी पिज्जा का। ये सब जो ऑफर दिया जा रहा है किस चीज के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहा है, उनको जितना फैसिलिटी मिल रहा है उतना उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी द हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमने बताया फीचर्स में भी कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ना, कार वॉश करवाने के लिए कभी कोई गए हैं, या फिर जहां कार मैन्युफैक्चर होता है वो प्लांट सबका मशीनरी देखिए कैसे सेट होता है, कितना बड़ा बड़ा मशीन होता है, इस टाइप इतना सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड या मशीन बेस्ड काम होता होगा। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर वो खराब हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाए, है कि नहीं, काम रुक सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो इसीलिए सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एक गुड लेवल ऑफ एक्सपर्ट की जरूरत होती है, गुड लेवल ऑफ नॉलेज, गुड लेवल ऑफ स्किल की जरूरत होती है, ठीक है। ये है आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट सोशल चेंज किया हुआ है। अब ये सोशल चेंज का एग्जांपल अगर मैं लूं तो देखिए टेक्नोलॉजी में शादी.com पता होगा, शादी.com पहले क्या ऐसा सिस्टम था कि लड़का लड़की खुद आपस में इंटरेक्ट करते थे, अब हमेशा कोई जाते थे दरवाजे पे, ठीक है, रिश्ता लेकर के, यस। और यहाँ पे देखिए ये सोशल चेंज को ही तो बढ़ावा दिया जा रहा है कि शादी.com में है क्या कि लड़का लड़की खुद आप पसंद करिए, साइट पे सारा डिटेल जो हम घर घर जाके पता करते थे वो सर्टेन साइट पे ही आपका सारा डिटेल अवेलेबल है, और फर्दर अगर आपको कांटेक्ट करना है तो जाइए सर्च करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका सोशल सिस्टम है। तो सोशल सिस्टम है कि कोई भी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके, हर एक लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो दिस इज द सोशल सिस्टम, ऑलराइट। तो ये है आपका सोशल इम्प्लीकेशन, एक दूसरे की हेल्प से वो और आगे बढ़ता है, फाइन। इतना आप डिफाइन करेंगे पहले सोशल इम्प्लीकेशन के इम्पैक्ट, इतना क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन कैसे हुआ। थोड़ा अब आपका वो कॉमन सेंस वाला जो दिमाग है धीरे धीरे अब वो थोड़ा ग्रो करेंगे। और यहाँ समझिए इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन में नंबर 1 इज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है ये टेक्नोलॉजी, कैसे, इतना एग्जाम्पल मैं कोट किया हूं, आप थोड़ा एग्जाम्पल आप भी थोड़ा दिमाग चलाइए, देखिए कोई एग्जाम्पल आता है। रिया, यू वांट टू ट्राई? मैम जैसे कि पहले के डेट में जो भी मतलब जनरली मैन्युफैक्चरिंग अगर कहे, मतलब क्लोथ्स की अगर बात करें तो सारे हैंडमेड्स होते थे, बट प्रेजेंटली सारे ऑलमोस्ट मशीन मेड्स क्लोथ होते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी है, तो मैम इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, आप क्लोथिंग का एग्जांपल दिए, फूड्स का एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत केस स्टडी आप लोग अपने 12th तक में आप लोगों को तो केस स्टडी भी तो आता होगा ना, कॉमर्स के जो बच्चे हैं, यस मैम, सीबीएसई से जो है केस स्टडी पूछा जाता है, तो आप वहाँ लिज्जत पापड़ का केस स्टडी वगैरह देखे होंगे, कैसे हैंडमेड लिज्जत पापड़ इतने वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है। फिर कुछ लोग मशीन सेट करके उसी का प्रोडक्टिविटी कितना इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके अलावा अभी जो हाइड्रोफोनिक जो आपका कल्टीवेशन हो रहा है,
हाइड्रोफोनिक्स आप देखते होंगे, डिस्कवरी लोग जो देखते होंगे उनको पता होगा, जो ट्रेडिशनल आपका जो क्रॉप वगैरह उगाया जाता है, और कुछ लीफी वेजिटेबल होता है जो कंट्रोल इन्वायरमेंट में शीशे के अंदर लीफी वेजिटेबल को प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, बाहर के एटमॉस्फेयर पे उसका कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। टेक्नोलॉजी से हम क्वांटिटी इंक्रीज कर पाए हैं, क्वालिटी बेहतर कर पाए हैं, यस और नो। ये आप इतना डिस्क्राइब करें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पे। फिर नीड टू स्पेंड ऑन, सब कॉमन सेंस बेस्ड है, बस मैं आपको आपके दिमाग को एक्टिवेट कर रही हूँ। ये सोचना इस तरीके से शुरू करिए, आप ऑटोमेटिकली इलॉबरेट कर पाएंगे, ठीक है। नीड टू स्पेंड ऑन R&D, चूंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है, हम लोग बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी पे, इसके ऊपर स्पेंड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। R&D यानी नेक्स्ट अब क्या आने वाला है, अब नेक्स्ट की क्या जरूरत है, अब क्या नेक्स्ट इनोवेशन लाना है, ठीक है। लाइक डिजिटल एजुकेशन, ये आपको याद होगा कोविड से पहले चर्चे में था, हम लोग डिजिटलाइज होने वाले थे, डिजिटल इंडिया, इफ यू रिमेम्बर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिजिटल इंडिया। हाँ, प्रचार प्रसार में तो बहुत है, सब लोग सुने होंगे डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। यस मैम। यस है ना? मैम। तो आप ये सब तो कोविड से पहले का ही, लेकिन इतनी जल्दी डिजिटल सब कुछ हो जाएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन हाँ होना था। तो सेम वे हम लोग R&D के थ्रू पता कर सकते हैं, उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस गवर्नमेंट ने तो बहुत ज्यादा ही टेक्नोलॉजी पे फोकस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब बिकम इंटेलेक्चुअल। अब इसका क्या मतलब हो गया, जॉब बिकम इंटेलेक्चुअल मतलब अब हर जॉब में, लोअर लेवल ऑफ जॉब में भी आप देखते होंगे, क्लरिकल पोस्ट वगैरह के लिए भी अब आपको कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, गवर्नमेंट ने एक CCC CCC कोर्स का इन्वेंशन किया था, कंप्यूटर कोर्स ऑफ कंप्यूटर, एग्जैक्ट CC का याद नहीं आ रहा नाम, किसी को पता है? मैम एक KYP भी है, मतलब कुशल युवा प्रोग्राम, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, ये भी प्रोग्राम है। तो CC का फुल फॉर्म याद नहीं है, CCC गवर्नमेंट लॉन्च की थी। मैम कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट था। हाँ, कोर्स ऑन कंप्यूटर, वेरी गुड, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये लॉन्च की थी सबको एजुकेट करने के लिए, ठीक है। तो जॉब अभी काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो लोअर लेवल ऑफ जॉब के लिए भी अब बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोस्ट्रक्चर। टेक्नोस्ट्रक्चर मतलब अब हर जगह टेक्नोलॉजी चाहिए, तो प्रॉपर टेक्नोस्ट्रक्चर कहने का मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब, आपका ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बायो प्रोफेशनल एंड मल्टी प्रोफेशनल मैनेजर, ठीक है। ये मतलब क्या है, बायो प्रोफेशनल मतलब कोई भी पोस्ट में आप देखते होंगे, इवन BTech करके भी MBA जरूरी है, जरूरी नहीं बोलिए, मतलब हाँ आजकल क्रेज हो गया है मल्टी प्रोफेशनल मैनेजर का, ठीक है। कोई बायोटेक वाले आए हैं, MBA कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों सेक्टर वो बेहतर ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। अब इंजीनियर को अगर HR मैनेजर, HR का नॉलेज है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इवन, है ना। तो ये बात हो रही है मल्टी प्रोफेशनल का मतलब कि अलग अलग फील्ड में जाकर के, अभी भी एजुकेशन सिस्टम में आप देखते होंगे कि आप 2 कोर्स आराम से कर सकते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग डिसिप्लिन में वो डिग्री ले सकते हैं, है ना। साइंस वाले मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मैनेजमेंट वाले कुछ और बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डिमांड है मल्टी प्रोफेशनल मैनेजर्स का, ठीक है। फिर डिमांड फॉर कैपिटल हो गया। फिर ये क्या है, इंक्रीज रेगुलेशन एंड स्टिफ अपोजिशन। इसका क्या मतलब है, अब इकोनॉमी टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिच है, बिजनेस का जो रिच है, हर एक पीपल तक पहुंच रहा है, ठीक है, बहुत इजी हो गया उन लोगों के लिए कोई भी चीज खोलना। तो इसके वजह से क्या है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना है। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट अपना रेगुलेशन लगाई हुई है। कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल फूड का कोई चीज आपको खोलना है तो FSI से आपको परमिशन लेना होगा, ठीक है। सर्टेन अगर इंडस्ट्री आपको इस एरिया में खोलना है तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्टिफ अपोजिशन मतलब क्या है, आपको गवर्नमेंट का स्टिफ अपोजिशन फेस करना होगा, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आपको काम करना होगा।
ठीक है, कोई भी ऐसे तो खोल नहीं सकते आप, सर्टेन परमिशन आपको लेने की जरूरत है। ठीक है, तो वो सब की बात हो रही है। नेक्स्ट है राइज एंड डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। राइज एंड डिक्लाइन आप ये समझिए, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए मोबाइल का ही लेते हैं। मोबाइल में देखिए नोकिया वाज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी मोबाइल सेक्टर में। ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री में एक ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट लेवल पे वो आती थी। लेकिन आप देखते होंगे कि टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हुआ तो वो कहाँ, एंड्रॉइड का जमाना था, वो लेके आया विंडोज, नतीजा वो आउट ऑफ द मार्केट हो गया। अभी मार्केट में राज करने वाला कौन, सैमसंग है, जो नया टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया। ठीक है, तो यही इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन में यही बताया जा रहा है, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, राइज भी और डिक्लाइन भी। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया वो राइज किया, मार्केट में राज किया, और जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाया वो आउट ऑफ द मार्केट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं, सारा कुछ अपने से लिख लेंगे ना। अब आगे देखिए, बाउंड्रीज रीडिफाइन, टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो रहा है तो हम बाउंड्री को डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, कि हमारा क्या बॉर्डर लाइन है, किस तरीके से, डिजिटल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से हम लोग को डिफाइन करना होगा। ठीक है, जैसे अभी टीचिंग सेक्टर की बात करूं तो कहाँ पहले ऑफलाइन था सारा कुछ, और कहाँ आप सब चीज ऑनलाइन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ऑनलाइन एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, बाउंड्री रीडिफाइन कर रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम सिनेरियो हम लोग अपना बाउंड्री रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आउट ऑफ द बाउंड्री हम लोग जा रहे हैं। समझ आ रहा है, ऑफलाइन से हम लोग अचानक से स्विच कर रहे हैं तो सारा कुछ रीडिफाइन करना पड़ा ना। ठीक है, जूम वगैरह पे हम लोग क्लासेस वगैरह लेना सीखे, कैसे क्या सिस्टम है सारा कुछ सीखे। ऑब्वियसली वी वर नॉट दैट कंफर्टेबल एट बिगनिंग, बट ग्रेजुअली हम लोग कोप अप कर गए। तो ये सब क्या है, बाउंड्री को रीडिफाइन कर। इसी तरीके से आप थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल दीजिए, उसको डिफाइन करिए, इस तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। फिर ट्रेनिंग ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ताकि वो प्रॉपर डेवलप कर पाए। ठीक है, हमारे कंट्री को प्रॉपर बेनिफिट हो पाए। ऑलराइट, इस तरीके से सब लिख लीजिएगा आप लोग। अब आइए थर्ड लेवल पे, प्लांट लेवल चेंजेस। प्लांट लेवल चेंजेस में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हुई है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर बोलें तो जैसे पहले क्या था, हम लोग सुपीरियर जो है, जस्ट इमीडिएट सुपीरियर को ही हम लोग कांटेक्ट कर पाते थे, है ना। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, पहले कहाँ हम लोग इमीडिएट सुपरवाइजर और सुपीरियर कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट ऊपर वाले से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं हम लोग सबसे ऊपर लेवल पे तो पहुंचने का सोच ही नहीं सकते अगर कुछ बात करना है तो। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इट रिप्लेस्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहने का मतलब कोई भी किसी से कांटेक्ट कर सकता है, किसी के पास भी मैसेज कन्वे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट लेवल, मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात हो रही है। प्लांट लेवल चेंज मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या क्या चेंजेस लाया है टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन मैं अभी किसी से पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन मेहनत में पानी नहीं करना चाहिए। Yes, ma'am. अंडरस्टूड। अभी क्लास के बाद ऑब्वियसली मैं वापस से जैसे जो सिनेरियो वही करना शुरू हो जाएगा, इसीलिए अलर्ट रहिए सबको। नेक्स्ट बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। अब सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज कहने का मतलब कोई भी नया टेक्नोलॉजी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से बात हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या सारे एम्प्लॉयज खुश होते हैं? कोई नया मतलब अपने अंदर चेंजेस चाहते हैं क्या? नो मैम। एक नहीं होता है स्टेटस को, अपने कंफर्ट जोन में रहे, कंफर्ट जोन से बाहर कोई नहीं निकलना चाहता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस टू चेंज मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज या जो भी वर्कर काम करने वाले वो नहीं चाहते हैं चेंजेस। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप बैंकिंग सेक्टर में देखे होंगे कि कैसे सब काम मैनुअली होता आया था और अचानक से सब कुछ कंप्यूटराइज होने की वजह से आप खुद सोचिए ना, लोग ये सोचने लगे थे कि 10 लोगों का काम एक कंप्यूटर रिप्लेस करेगा, यानी 10 जन का तो नौकरी खा लेगा वो। ठीक है, तो अब कोई भी एम्प्लॉय जो वहां बैंक में काम कर रहा है, क्या वो लोग चाहेगा ये टेक्नोलॉजी आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि हाँ, लोग चाहेंगे कि मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो चाहेंगे कि चेंजेस आए ही ना। ठीक है, तो दिस इज अनदर
इम्प्लीकेशन। तो ऑब्वियसली इसका क्या है, मतलब क्या होना चाहिए बीइंग अ मैनेजर, आप लोगों को ट्रेन करेंगे, लाइक जिनको नहीं आता है आप कंप्यूटर का क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे ताकि वो लोग कंप्यूटर पे काम करें। स्ट्राइक वगैरह सब कुछ होने लगा था बैंक में, बाद में फिर प्रॉपर नॉलेज देके एक्वेंटेंट करके फिर ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ रिस्क। फियर ऑफ रिस्क मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना इन्वेस्ट करके कोई नया टेक्नोलॉजी लाएगी, अब टेक्नोलॉजी अगेन हम लोग पढ़े थे फीचर्स में, इट इज ऑफ चेंजिंग नेचर, तो फ्रीक्वेंटली अगर चेंज करेगा कोई भी टेक्नोलॉजी तो इतना इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा डर नहीं लगेगा कि भाई आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल ये फिर नया अपडेटेड वर्जन आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक फियर ऑफ रिस्क बना हुआ रहता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM है, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी ऑब्वियसली प्रॉपर हमारा जो क्वालिटी है उसमें भी फर्क पड़ा है। ठीक है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो प्रॉपर आपका जो क्वालिटी इनहांसमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ई कॉमर्स के थ्रू, ई बिजनेस के थ्रू भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। कैसे, दिमाग चलाना सीखे अब तक कि नहीं? मैम आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, और ऊपर से जो भी प्रोड्यूसर जो कि छोटे छोटे फर्म्स वाले हैं वो सब यूनाइटेड होके, जैसे कि फ्लिपकार्ट की सर्विस है, वो लोग मतलब बहुत डिफरेंट जो प्रोड्यूसर है उनसे अपने पास लेती है फिर बेचती है, तो वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको भी बेनिफिट होती है इससे। एग्जैक्टली, मेरा इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है, वो जो हम लोग को रेंट पे लेना पड़ता था, स्पेस थोड़ा लेना पड़ता था, हाँ वो सब थोड़ा बच रहा है। ठीक है, सेम वे इसी तरीके से इम्पैक्ट सोचते चले जाएंगे। ठीक है, पेटेंटिंग सिस्टम को ये इन्फोर्स कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से इम्पैक्ट पड़ रहा है, मार्केट से इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसा मार्केट जैसा डिमांड वैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सोचना शुरू करिए, इतना एक्सप्लेन करने के बाद अब दिमाग चलने लगना चाहिए, जो अटेंटिव होंगे वो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डिफाइन करेंगे, तो एक बस चार्ट बना लीजिए, डिफाइन खुद से करिए। ऑलराइट, ऐसे आंसर राइटिंग होगा आपका। अब सीधा आते हैं हम लोग अपने की फीचर ऑफ STI पॉलिसी। अब STI का फुल फॉर्म दे नहीं रखा है, तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। काफी सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ, सब कुछ इजिली अंडरस्टैंडेबल है, बस आप रीडिंग देते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। पहला है प्रमोटिंग द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंगस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है साइंटिफिक टेम्पर, यानी दिमाग सोचे साइंटिफिकली। ठीक है, फिर एनहांसिंग स्किल फॉर एप्लीकेशन ऑफ साइंस अमंग यंग फ्रॉम ऑल सोशल सेक्टर। ठीक है, हर सोशल सेक्टर में यंगस्टर के ऊपर यानी यूथ के ऊपर यहाँ फोकस करने की बात हो रही है कि वो अपना स्किल डेवलप करे, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करे। ठीक है, मेकिंग करियर इन साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन अट्रैक्टिव इनफ फॉर टैलेंटेड एंड ब्राइट माइंड। जो भी टैलेंटेड और ब्राइट माइंड है उनका खिंचाव हो उसके तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। ठीक है, वर्ल्ड क्लास R&D इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। ठीक है, फॉर गेनिंग ग्लोबल लीडरशिप in some select frontier area of science. फिर positioning India among the top 5 global scientific power by 2020 तक इंडिया को ग्लोबल साइंटिफिक पावर में टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर में आ जाए, ये पोजीशन है उसका, ये दूसरा फीचर था इसका, मतलब टारगेट था इसका। नेक्स्ट, linking contribution of science research and innovation system with inclusive economic growth agenda। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबके टाइम ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब डिस्कशन कर रहे थे तो इंक्लूसिव ग्रोथ का डिस्कशन हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट प्रीति? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कितना भी पढ़ा दूं रिवीजन नहीं होगा तो दिक्कत होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ग्रोथ इन ऑल सेक्टर। करेक्ट, वेरी गुड, ग्रोथ इन ऑल सेक्टर यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर एनहांस्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D।
यानी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की बात हो रही है कि आप प्राइवेट सेक्टर भी आइए और R&D पे काम करें, ठीक है। और अगर ये लोग R&D पे काम करते हैं तो सर्टेन इंसेंटिव सिस्टम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, फाइन। इसके अलावा इनेबलिंग कन्वर्जन ऑफ R&D आउटपुट विद सोशल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन बाय रिप्लेसिंग हियर दो सक्सेसफुल मॉडल एज वेल एज एस्टैब्लिशिंग अ न्यू PPP, ये ट्रिपल P मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके आइए और काम करिए R&D के ऊपर, ठीक है। सीकिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड हाई रिस्क इनोवेशन थ्रू न्यू मैकेनिज्म, फाइन। फोस्टरिंग रिसोर्स, R&D मतलब न्यू टेक्नोलॉजी का अपडेशन? ना R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये शॉर्ट नहीं पता था क्या आप लोग? इट इज वेरी मच कॉमनली यूज्ड टर्म, कोई भी फुल फॉर्म नहीं यूज करता, ठीक है। R&D करना होगा, R&D करना होगा, हम लोग यही यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइन। फोस्टरिंग रिसोर्स ऑप्टिमाइज कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन अक्रॉस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन, यानी लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ये फोकस करना। ट्रिगरिंग इन द माइंडसेट एंड वैल्यू सेट टू रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस व्हिच क्रिएट वेल्थ फ्रॉम S&T ड्राइव नॉलेज, क्रिएट ए रोबस्ट नेशनल इनोवेटिव सिस्टम। तो ये सारा मेन की फीचर्स है आपका STI पॉलिसी का, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एस्पिरेशन ऑफ द पॉलिसी, जो हम लोग ऊपर पढ़े वही राइजिंग ग्रॉस एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट की बात हो रही है कि कहाँ 1% होता था और अब 2% एक्सपेंड होना चाहिए R&D में। इसके अलावा पर्सोनेल की रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। फुल टाइम इक्विवेलेंट ऑफ R&D पर्सोनेल को रिक्रूट करना, 66% तक लाना 5 ईयर के अंदर, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ इनोवेशन स्पेशली फॉर वुमेन, यानी यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी ना हो, डिफरेंटली एबल्ड एंड डिसएडवांटेजेस सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, ये लोग को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिले, ठीक है। तो ये सब अब बेसिकली, अब जो मैकेनिज्म आप पढ़िएगा तो सेम जो ऊपर हम लोग डिस्कशन किया ना वही सब है। देखिए, प्रमोटिंग स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर जो है ना, अभी ऊपर जस्ट पढ़े वही मैकेनिज्म है, दोबारा रिपीट करके दिया हुआ है, फाइन। अब बैकड्रॉप मतलब क्या हुआ? बैकड्रॉप मतलब क्रिटिसिज्म क्या क्या था इसका, ठीक है। तो 2013 में किनकी सरकार थी? मोदी जी हमारे आए 2014 में, 13 में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। तो बैकड्रॉप क्या था इसका? अब देखिए, पहले यहाँ सब कुछ डिफाइंड है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप देख रहे होंगे ऊपर जहां जहां हम लोग देखे, हम लोग बस डिस्कशन किए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यंग माइंड को इंस्पायर करेंगे, ये सारा दिया हुआ है ना। ऊपर हम लोग यही देखे कि यंग माइंड को इंस्पायर होना चाहिए, ऐसे 2020 तक हम लोग मतलब टॉप साइंस के मामले में टॉप में रहेंगे, ठीक है। तो ये सब तो बताया तो गया है, लेकिन ये नहीं डिफाइन किया गया है कैसे, ठीक है। कोई प्री डिफाइन कोई तरीका नहीं दिया गया है कैसे। अब यूथ माइंड को इंस्पायर करने की बात हुई है, यूथ माइंड के एजुकेशन सिस्टम का कुछ भी वहां पे डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, तो प्राइवेट सेक्टर का आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, है ना। प्राइवेट सेक्टर को का मेन मोटिव है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिखेगा तो R&D में इंटरेस्ट लेगा, नहीं प्रॉफिट दिखेगा तो R&D में क्यों इंटरेस्ट लेगा। ये सब पॉइंटर्स बना बना के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया। तो इतना क्रिटिसिज्म है। क्या क्या क्रिटिसिज्म हमने डिस्कशन किया? पहला, हाउ टू डू, ये सारा कुछ डिफाइन नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोई एजुकेशन सिस्टम में कोई प्लान नहीं दिखाया गया कि कैसे इंप्रूव करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम को। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है, सोशल गोल से उसका कोई मतलब नहीं है। फिर पॉलिसी, एक और चीज है कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज को थोड़ा इग्नोर कर रही है, STI पॉलिसी, ठीक है। तो ये सब आप क्रिटिसिज्म के पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। अब ये टर्म है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी? लिखा हुआ डेफिनेशन ऑलरेडी है इसमें, वो तो आप डिफाइन कर लेंगे। मतलब आप समझ लीजिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मेन फीचर होना चाहिए कि आप लोकली जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो मटेरियल अवेलेबल है,
ठीक है, दैट टू कम कॉस्ट में, वो उस चीज का अगर आप यूज करते हैं तो वो आएगा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर। समझ आया? मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब कम कॉस्ट में अवेलेबल होना चाहिए, जो लोकल अवेलेबल मटेरियल मेरे पास है उसमें वो यूज करके बनना चाहिए। ठीक है, वो सब आएगा आपका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में। इजिली एडॉप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर। और तो कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब इसके अलावा बच रहा है आपका प्रोसीजर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसमें देखिए टेक्नोलॉजी डेवलपर की बात हो रही है। जो टेक्नोलॉजी डेवलपर हैं वो कैसे ट्रांसफर करेंगे अपना टेक्नोलॉजी, क्या तरीका होगा। तो ये तो क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता, बट हाँ समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को इन कैश कैसे करेंगे? ऑब्वियसली किसी के पास आइडिया लेकर के जाएंगे, कोई इन्वेस्ट कर। शार्क टैंक कौन कौन देखते हैं? शार्क टैंक, अरे इतना। यस मैम, देखते हैं। कौन से? स्वप्निल? यस और किसी को शार्क टैंक के बारे में नहीं पता यार? मैम देखते हैं पता हम। है, पता है। देखते हैं ना। तो वहां क्या होता है, पहले आइडियाज बताते हैं, लोग Yes, इन्वेस्ट ma'am. करने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो सेम में यहाँ भी काम होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज पहले होता है, चेक द ऑफिस। और हाँ, ये चीज हमेशा बोला जाता है, कोई भी नया इन्वेंशन अगर आप कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको रजिस्टर करवा लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, ताकि आपका जो आइडियाज है वो कॉपी ना हो। ठीक है, तो डोमेन वही। रजिस्टर्ड होता है ना मैम? हाँ डोमेन रजिस्टर्ड होता है ना? हाँ, ठीक है। तो हमेशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, जो आपका आइडियाज है, जो क्रिएशन है, उसको रजिस्टर करवाना कि हाँ दिस इज माय क्रिएशन, दिस इज माय आइडिया, नो वन इज सपोज टू कॉपी दिस। ठीक है, इसमें आते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, चेक द ऑफिशियल नेम एंड द लोकेशन ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मतलब जिसके पास हमको जाना है उसका ऑफिशियल नाम चेक करिए। ये बेसिकली दिया गया है टेक्नोलॉजी डेवलपर की। फिर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी। अब मेक क्लियर रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफर, नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी, उसका पेटेंट नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्पेसिफाई द सपोर्ट अवेलेबल फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कंसल्टेशन following the signing of the contract, years of free support, number of consultation, number of person and cost management when researchers are dispatched. फिर मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब ये मतलब इसका कहने का मतलब अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग के थ्रू या नॉन एक्सक्लूसिव। अब ये सब होता क्या है, जब हम एक्सक्लूसिव लाइसेंस अगर हम लोग के थ्रू अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, मतलब वो सिर्फ हम उसी कंपनी को दे रहे हैं अपना टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, बाकी कंपनी के लिए वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हम ये मेथड चूज कर रहे हैं, या फिर नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस मतलब ये किसी और कंपनी को भी वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और फीचर होता है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा और अगर मैं बताऊं, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या हुआ, आइए मिलकर के साथ में बिजनेस करते हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग मतलब क्या हुआ कि हम बस आपको इतने टाइम पीरियड के लिए अपना टेक्नोलॉजी यूज करने दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए टाइम अपना टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए दे रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। समझ आया? इसके अलावा असाइनमेंट तो होता है, तो असाइनमेंट के थ्रू मतलब कि हम ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। फिर पेमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फी, मतलब किस तरीके से पेमेंट आप करेंगे। रिवाइज टेक्नोलॉजी, कुछ अगर रिवाइज कर रहे हैं तो उसका नोटिस, उसका ओनरशिप, लाइसेंस, वो सब वापस से वही होना चाहिए जो ऊपर हम लोग देखे रिवाइज टेक्नोलॉजी का भी। कॉन्फिडेंशियलिटी, डिवाइस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, कितने पीरियड तक दे रहे हैं, किस टाइप का कंपनसेशन होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ अराइज होता है तो कॉन्फ्लिक्ट का सेटलमेंट कौन करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन का क्या मेथड है। ठीक है, फिर लास्ट में डिस्कशन, जब भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप नोटिस सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना है आपका टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में। लेकिन आपको देखना, जो मैंने आपको 4 चीज बताया है वही चीज है।
अब गो थ्रू हो जाएगा, जितना आपके मॉड्यूल में दिया है उससे ज्यादा ही मैं आपको बता दी हूँ। ये तो ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, सेंड करने की तो जरूरत है नहीं, तो एक बार दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा। और कल से अब आप लोगों की बारी, लेट्स सी कितना समझे हैं आप लोग। और नो डाउट ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अब आपका मार्क्स भी होगा इस पे, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग होगा जो आपके इंटरनल मार्क्स में जुटेगा। फाइन। Yes, ma'am. और एक बार प्रेजेंटेशन दे देंगे तो आप लोग सब, और हाँ जो नए बच्चे हैं ये प्रेजेंटेशन में एटलीस्ट जरूर प्रेजेंट हुई है। एक तरीके का आप इसको ग्रुप स्टडी लीजिए, ठीक है, कि चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक बच्चे पे सारे चैप्टर को कवर करने का लोड नहीं आ रहा है, सब लोग मिल करके रिवाइज कर रहे हैं, इस तरीके से सोचिए। मार्किंग है इसे प्रेजेंटेशन। अब ये ज्योति कुमारी भी एनोटेशन क्यों शुरू कर दिया? मैम गलती से हो गया था। ठीक है, हालांकि मैं इंपॉर्टेंस बता रही थी कि इसको आप एज अ रिवीजन लीजिए कि एक बच्चे पे सारा प्रेशर नहीं आ रहा है, सब लोग ग्रुप मिलके पार्ट वाइज आप लोग लिए हुए हैं, ठीक है, सारे बच्चे फोकस रहेंगे जो भी प्रेजेंटेशन दे, ठीक है। मैं तो इवन सजेस्ट करूंगी कि वहां भी एक्टिव लिसनिंग करिए। एक प्रेजेंटेशन ओवर मतलब वो टॉपिक आपका ओवर होना चाहिए। लाइक कल साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा, आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एक्सप्रेस करिए और इस तरीके से आप लोग अटेंटिव रहिए प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं रहा है, ठीक है, टेक इट एज अ रिविजन। अब सब लोग बोल रहे हैं, सब पार्ट वाइज है, सब एक्सप्रेस करेंगे, सबका रिविजन। और सट्टू कुमार आप अब तो कम से कम रेगुलर रहिएगा, जो लोग रेगुलर नहीं रहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली हिदायत है, क्योंकि अब हार्डली कुछ दिन रहा है एग्जाम को आपके। अगर एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ता है तो अप्रैल 11 तक हो जाएगा आप लोग। अंकित है, जो नया बच्चा है अंकित वो है यहाँ पे। ओके, रोल 1 नहीं है, 2 3 4 5 Yes, ma'am. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yes, ma'am. 16. 17। रेवती, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है तो कंपनी लॉ में सेक्शन 149 जाकर के आप रिफर कर सकते हैं, उसमें सारा कुछ दिया गया है, प्रोविजन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कि कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा वो एक्ट। 149 सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। आप लोग के सिलेबस में नहीं है, चूंकि आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा प्रोविजन दिया हुआ है कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसे सोच रहे हैं आपका दिमाग कैसे चल रहा है कि भाई कंपनी अगर कर रही है तो कंपनी का रिलेशन कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो कंपनी रिक्रूट कर रही है लेकिन उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो सारा क्लाउज वगैरह उसको फुलफिल करना होता है। लाइक प्रमोटर नहीं हो सकता, प्रमोटर के रिलेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरीके से पूरा डिफाइंड है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना स्टेक होल्डर, उसमें भी वहां पे कंडीशंस है, कंज्यूमर किसी भी तरीके से उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वो सब मैंने जो बताया उसमें भी टर्म्स बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है।
ठीक है, तो इतना डिटेल आपको जाना है नहीं, लेकिन चूंकि आपको इंटरेस्ट है यू कैन गो थ्रू दैट सेक्शन 149. चलिए 17, 18, प्रेजेंट मैम. 17, 19, 20, Yes, ma'am. 20. 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26. एक और आवाज आया अभी हल्का. 22, 27, Yes, ma'am. 27. 28, 29, Yes, ma'am. 29. 30. एक मिनट. Okay, 30, 30, 30, 31, 32, 33, प्रेजेंट मैम. 4. मैम हाँ, मैम रोल नंबर 22 मैम अलका सिन्हा. वो हो चुका है. अलका सिन्हा का आवाज ऐसा कैसे हो गया सिट्टू कुमार? 35, 36, प्रेजेंट मैम. 37, Yes, ma'am. 38, 39, Yes, ma'am. 40, 41, 42, 43, Yes, ma'am. 43. 44, यस मैम 44. 45, 46, 47, 48, 49. मैम 44 आप एब्सेंट कर दिए हैं. तो आप बोले कहाँ श्रुति रंजन? मैम बोली थी मैं. अच्छा बोले थे क्या? ओके. 51, यस मैम. 52, Yes, ma'am. 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58. present, ma'am. Okay, 59, 60, 61, 62. All right. Ma'am, 52 बन गया. Ma'am, 52. तू चेक कर ले रही हूँ. प्रिया कुमारी प्रेजेंट है. हो चुका है. चलिए, थैंक यू. सी यू नेक्स्ट क्लास. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.